नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। एक के बाद एक नई कहानियां आप लोगों को मुंबई की सुना रहा हूँ। ये कहानियां कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, और ये रियल केस पर रियल टाइम यानी जो प्रेजेंट में चल रहा है उस कहानियों को एक के बाद आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ। आज फिर हाजिर हूँ। मुंबई से सटा जो पालघर इलाका है उसके नाला सोपारा और वसई में एक ऐसा मर्डर केस होता है जहां उस मर्डर केस में पुलिस को बॉडी के पास से कोई सबूत, कोई सुराग नहीं मिलती है। पुलिस को ऐसी कोई लीड नहीं मिलती है कि उस मर्डर केस को, उस मर्डर मिस्ट्री को पुलिस सुलझा सके। लेकिन पुलिस ने सिर्फ 4 शब्दों से उस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाया। और इस मर्डर मिस्ट्री को पहले हर पुलिस स्टेशन की टीम ने कैसे सुलझाया आप लोगों को आज विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों ने कल की स्टोरी में जो भी कमेंट किया है कि हम उस स्टोरी का पार्ट 2 बनाएंगे, यानी नवी मुंबई में यशस्वी शिंदे के बाद एक और बॉडी मिली एक लड़की की, भाविका मोरे की। भाविका मोरे केस में क्या क्या हुआ है, उस केस में कुछ नया खुलासा होता है तो उसका पार्ट 2 जल्द बताऊंगा मैं। तो आज समय बर्बाद किए बिना, यानी देर किए बिना, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की जो कहानी है वह मुंबई से सटे पालघर के नाला सोपारा और वसई के बीच की है। वसई, नाला सोपारा और विरार, ये तीनों से एक हाईवे है, मुंबई अहमदाबाद हाईवे, ये टच है। वसई से वसई फाटा और पिल्हार फाटा, उसके बाद सुपारा फाटा, नाला सुपारा फाटा, उसके बाद विरार फाटा, ऐसे कई फाटे जो हैं वो हाईवे से कनेक्ट हैं। यानी यहाँ के लोग उस हाईवे से मुंबई की ओर या गुजरात की ओर ट्रैवल करते हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा था। साल 2024, यही साल, महीना था मई का, 10 मई का दिन था। उस रोड पर एक तो हाईवे है, वहां पर लोगों का मूवमेंट तो बहुत कम होता है। खासकर पैदल चलने वाले लोग वहां पर नहीं आते। लोग वहां से ट्रकें, गाड़ियां ही गुजरती हैं। लेकिन हाईवे किनारे आपने कभी देखा होगा नीरा बेचते हुए लोग, शरबत बेचते हुए लोग, ऐसे कुछ लोग आप लोगों को मिल जाएंगे। जो वहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं उनको अगर प्यास लगती है या पेशाब करना होता है, टॉयलेट करना होता है, तो उतरते हैं वो गाड़ी को साइड करके। तो अचानक इसी तरह नाला था, हाईवे के नीचे से एक नाला गया है टुंगारेश्वर का, और उस टुंगारेश्वर से नाले से कई और नाले भी कनेक्ट है, छोटे छोटे, और वो भी बहते हैं। तो हाईवे के नीचे से बहते हैं, मुंबई अहमदाबाद हाईवे ऊपर। तो वहाँ पे अचानक एक व्यक्ति पेशाब करने गया। पेशाब करने जब गया तो उसने देखा कि एक लाश पड़ी है और लाश काफी बदबू मार रही है, और वो वहाँ नजदीक तक जा नहीं पा रहा है। लेकिन उसको दिख गया कि वो लाश है, किसी इंसान की शरीर है वहाँ पर, और काफी मक्खी या कीड़े मकोड़े भनभना रहे हैं उधर में। अब वो घबरा जाता है। आसपास के कुछ लोगों को हाथ देता है, और आसपास एक शरबत वाला है, और शरबत वाले से भी बताता है। तो धीरे धीरे ये मामला पुलिस तक पहुंचता है। अब पुलिस को इन्फॉर्म कौन किया ये पता नहीं, लेकिन वहां का जो कोई व्यक्ति था वो पुलिस को इन्फॉर्म किया 112 पे कॉल करके। 112 पे जब कॉल किया तो मौके पर पिल्हार पुलिस स्टेशन की टीम पहुंची, क्योंकि वो पिल्हार पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में आता है। पिल्हार पुलिस स्टेशन की जब टीम वहां पर पहुंची तो उन्होंने बॉडी को किसी तरह कब्जे में लिया और देखा कि बॉडी पूरी लगभग सड़ चुकी थी। बॉडी तो सड़ चुकी थी, लेकिन जो शर्ट है, जो पैंट है, वो नहीं सड़ते इतना जल्दी, ये सब नहीं सड़ता। बॉडी भले सड़ रही थी। अब पुलिस की टीम क्या की, आसपास जो भी क्राइम स्पॉट है वहां तलाशी ली, तो पुलिस को कुछ मिला नहीं, कि ऐसा कोई सुराग नहीं मिला कि पुलिस कातिलों को पता लगाए। अक्सर क्या होता है कि हर केस में कातिल कुछ ना कुछ छोटा चीज छोड़ देता है, पुलिस उसके जरिए कातिल तक पहुंच जाती है। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं था। जेब में पुलिस ने मोबाइल चेक किया, मोबाइल फोन भी नहीं था उसके पास। पुलिस ने उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या कुछ भी ऐसा कुछ मिले कि उसके जरिए पुलिस वहां तक पहुंचे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। अब पुलिस की टीम हैरान थी कि कातिल पुलिस की सोच से काफी आगे है। कातिल इतना जानते थे कि अगर कोई सुराग छूटता है तो वो पुलिस उन तक पहुंच जाएगी। अब कातिलों ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया बचने के लिए, लेकिन जो व्यक्ति था, जो मरा, मृतक है, वो उसके जेब में एक चिट्ठी रह गई थी। पुलिस ने जब पूरे पैंट को चेक किया,
पुलिस ने उस समय तो वहाँ पे कुछ नहीं मिला, लेकिन पुलिस की जब पूरी टीम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी, जब पोस्टमार्टम करते समय वहाँ पर जब पूरा चेक किया गया तो वहाँ पर एक छोटी सी चिट्ठी मिली उसको। पुलिस की टीम को एक छोटी सी चिट्ठी मिली, उस चिट्ठी में एक चीज यानी 4 शब्द लिखे थे। वो 4 शब्द थे ESEL। अभी 4 शब्दों से पुलिस क्या मतलब निकालेगी? ESEL, ये 4 शब्द क्या हैं? इसका क्या मतलब है? इसके जिम में क्या कर रहा है? इससे क्या लेना देना है? क्या कनेक्शन है? कोई छोटी सी भी लीड पुलिस को हाथ लग जाए, पुलिस को यही उम्मीद थी, लेकिन इस केस में कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि बॉडी सड़ चुकी थी। उसका फोटो अगर सर्कुलेट किया जाए कि कोई पहचाने इस बॉडी को, वो भी नहीं। पुलिस जगह जगह आसपास के जो पुलिस स्टेशन हैं, जैसे कि वाली पुलिस स्टेशन, मानिकपुर पुलिस स्टेशन, नायगांव पुलिस स्टेशन, बेल्हार पुलिस स्टेशन, तुलिंज पुलिस स्टेशन, विरार पुलिस स्टेशन, अरनाला पुलिस स्टेशन, सभी पुलिस स्टेशनों में आसपास के इस फोटो को सर्कुलेट कर दिया गया कि ऐसा व्यक्ति इस शर्ट का कोई लापता है तो कांटेक्ट कीजिए। या और पुलिस स्टेशनों में ये भी बात अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया कि अगर इस केस में कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है 1-2 दिन के अंदर तो जरूर बताएं, क्योंकि बॉडी सड़ चुकी थी। मतलब 10 मई को ये बॉडी मिली है, यानी लगभग आज से 10 मई से मतलब 2-3 दिन पहले, यानी 6 मई के 10 मई के बीच ये बॉडी यहाँ पर डंप की गई है या फेंकी गई है या यहाँ लाकर मारा है इसको, ऐसा पुलिस ने एज्यूम किया। पुलिस को अब ये केस सॉल्व करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। अब इस केस में क्राइम ब्रांच होती है, क्राइम ब्रांच की टीम भी पैरेलल जांच शुरू करती है। क्राइम ब्रांच की टीम, क्राइम ब्रांच 2 की जो टीम है उसने भी पैरेलल जांच शुरू कर दिया। यानी एक पुलिस स्टेशन जो पिलहर पुलिस स्टेशन है वो भी जांच करेगी इस केस में, और पैरेलल ही सेम तरीके से जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो अलग अलग दिशाओं में इस केस की जांच करेगी। अब पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम अब इस केस में कई टीमें बनाकर अब इस जांच में लग गई थी पता लगाने के लिए, लेकिन पुलिस को बहुत हाथ पैर मारने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लग रहा था। कोई बड़ा सुराग हाथ लग जाए क्राइम ब्रांच को या उसको, लेकिन कुछ नहीं था ऐसा। लेकिन पुलिस को जो 4 शब्द मिले थे, अब पुलिस को उसी के इर्द गिर्द घूमना था। उसी के इर्द गिर्द पुलिस को कुछ इस केस को रिलेटेड कोई बड़ी लीड या कोई बड़ा सुराग मिल सकता था। अब ESEL ये क्या है? पुलिस के अधिकारी सोच रहे थे क्या शब्द है। पुलिस के अधिकारियों ने इसे अब क्या किया कि गूगल पर सर्च किया। गूगल पर जब सर्च किया तो गूगल पर आप लोग जानते ही हो, एक शब्द सर्च मारो तो 0.1 सेकेंड में लाखों में सर्च रिजल्ट आते हैं, यानी लाखों रिजल्ट आते हैं। अब उसमें से ESEL कहाँ है, उसका क्या मतलब है, ये पता लगाना एक अपने आप में एक और बड़ा चैलेंज। अब पुलिस ने क्या किया, ESEL गूगल का एक एडवांस सर्च होता है। एडवांस सर्च आपने कभी पढ़ा होगा या सीखा होगा, एडवांस सर्च, गूगल एडवांस सर्च। अब पुलिस ने उसके हिसाब से ही सर्च किया, गूगल एडवांस सर्च के हिसाब से, यानी कि उसको और नैरो करता जाना, जो ब्रॉड है वाइडर है उसको और नैरो करता। यानी जो पुलिस पूरे देश में सर्च मार रही थी, यानी पुलिस अभी गूगल पर सर्च मारे ESEL तो लाखों में रिजल्ट होंगे, पूरी दुनिया में जो भी रिजल्ट होगा वो आएगा। लेकिन पुलिस स्पेसिफिक कर दे कि जो ESEL है वो इंडिया का ही मिले, इंडिया में जो ESEL के लेकर रिलेटेड जो भी है रिजल्ट हुआ है। और पुलिस इसी तरह करते हुए मुंबई और पालघर जिले में ESEL का सर्च रिजल्ट निकाली तो पुलिस को लगभग 150 साइट्स और 150 सर्च रिजल्ट और 150 फोन नंबर पुलिस ने कलेक्ट किया। अब इसमें से पहला सबसे नजदीक का ESEL एक मिला, एक मुंबई में घाटकोपर है, शायद घाटकोपर इलाके में ESEL एक फिल्म स्टूडियो है। उस फिल्म स्टूडियो का नाम ESEL से जुड़ा है और पुलिस जाके फोन नंबर से बात की और वहां पर पहुंच गई। पुलिस की एक टीम उस बॉडी का फोटो लेकर, हाथ का, उसके कपड़े का, उसके पैंट का, शर्ट का, यानी बाकायदा उसका जो फोटोज लेकर पुलिस की टीम उस ESEL कंपनी जो स्टूडियो है मुंबई के घाटकोपर में वहां पहुंची। वहां जब पहुंची तो वहां लोगों से पूछताछ की कि यहाँ से कोई व्यक्ति लापता है। तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि पुलिस क्या पूछना चाह रही है, लेकिन पुलिस ने फिर फोटोज दिखाए और कंपनी के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो स्टूडियो के जो वरिष्ठ लोग हैं उन्हें बुलाई और वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे उन्हें बुलाई और बाकायदा लोगों को उस फोटोज को दिखाया।
कि ये व्यक्ति मृतक पाया गया है, यानी इसका मर्डर कर दिया गया है और मुंबई अहमदाबाद हाईवे जो है पिल्हार पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में इसकी बॉडी फेंकी गई है। अब वहां पर एक लड़की थी। उससे पहले जो स्टूडियो का एक वरिष्ठ जो भी था, उसने बताया कि एक व्यक्ति लापता है जिसका नाम है संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव जिसकी उम्र 27 साल है, वो 6 मई से लापता है। ये स्टूडियो में जो एक वरिष्ठ जो भी था काम करने वाला, वो बताता है कि संतोष यादव 6 मई से नहीं आ रहा है और ये शर्ट और पैंट और इसकी जो बॉडी है वो उसी की तरह लग रही है और वो लापता भी है। अब पुलिस के सामने एक बड़ी लीड और एक बड़ा सुराग मिल गया था। अब संतोष यादव और संतोष के बारे में कौन कुछ थोड़ा भी जानकारी बता सकता है, पुलिस को अब इस केस को खोलने में और इस केस को सॉल्व करने में और आसानी हो सकती है। अब पुलिस की टीम को एक लड़की मिली उस स्टूडियो में, वो जूनियर आर्टिस्ट थी। वो बताती है कि संतोष कुमार से मेरी बात 6 मई को हुई थी। जब पुलिस ये बात सुनी तो पुलिस के अधिकारियों को ये हो गया कि अब इस केस में हम सफलता पा सकते हैं। जब पुलिस को लड़की बताई कि इनसे मेरी बात हुई है 6 मई की दिन, तो पुलिस ने जब उनसे पूछा कि उसके बाद क्या बात, उसके बाद बताई कि उसका नंबर तब से बंद है इनका और तब से कांटेक्ट नहीं हुआ, ना बात हुई और 6 मई से लापता है। मैं इनको कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की। अब पुलिस ने क्या किया, इनके बारे में और डिटेल निकाली और इनका जो मोबाइल नंबर है संतोष कुमार का वो ले ली और बॉडी अब पहचान में आ गई कि ये बॉडी संतोष कुमार की है, संतोष कुमार यादव की, जिसकी उम्र 27 साल है। अब इनकी बॉडी मिल गई, रिस्टोर हो गई, इनकी आइडेंटिटी पता चल गई, लेकिन अब इनको मारा कौन? संतोष यादव से किसी की क्या दुश्मनी थी और उनके साथ ऐसा कौन कर सकता है, इतनी बेरहमी से हत्या करना? अब पुलिस की टीम क्या की, जूनियर आर्टिस्ट से जब डिटेल निकाली तो उसने बताया कि जो संतोष यादव हैं वह कॉन्ट्रैक्टर हैं। ऐसा कॉन्ट्रैक्टर जो जूनियर आर्टिस्ट को फिल्म स्टूडियो में लाकर देता है काम करने के लिए, यानी ये जूनियर आर्टिस्ट को कलेक्ट करते हैं और उन्हें पेमेंट देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं फिल्म स्टूडियो की तरफ से। तो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फिल्म स्टूडियो की तरफ से ज़्यादा मिल रहा था और इनका काम अच्छा चल रहा था, सब कुछ सामान्य था। लड़की बताती है कि इन्हीं के अंडर में ये भी थी, काम कर रही थी। तो लड़की बाकायदा संतोष यादव के बारे में जानती थी क्योंकि वही उनका ऑडिशन लिए होंगे, बाकायदा वही उससे पूछे होंगे, उसकी आइडेंटिटी लिए होंगे, फिर उसको काम पे लगाए होंगे, तो बाकायदा वो लड़की जानती थी। ये लड़की और बताती है कि वो उनकी बात हुई थी आखिरी बार एक व्यक्ति से, उस व्यक्ति का नाम है सुनील सिंह। लड़की बताती है सुनील सिंह उनका अच्छा खासा दोस्त भी है, ऐसा लड़की बताती है। तो पुलिस ने क्या किया कि ये बात हुई होगी तो फ़ोन नंबर में ज़रूर नंबर होगा, तो पुलिस ने संतोष कुमार यादव का नंबर लिया और कॉल डिटेल CDR निकलवाई। जब CDR निकलवाई तो CDR के अंदर कई नंबर लिखे। लास्ट जो कॉल है 6 मई की, जब लड़की बात की उसके बाद सुनील सिंह से बात हुई थी रात का समय था। अब पुलिस सुनील सिंह को खोजने लगी। अब सुनील सिंह क्या करता है, सुनील सिंह भी पता चला कि वो भी कॉन्ट्रैक्टर है फिल्म स्टूडियो में। अब पुलिस को सुनील सिंह की तलाश थी, सुनील सिंह कहाँ मिलेगा? सुनील सिंह का नंबर भी, अब पुलिस ने जब नंबर लेकर कांटेक्ट किया तो वो भी नंबर बंद आ रहा है। अब पुलिस को शक हो गया कि कहीं ना कहीं इस केस में इन्वॉल्व या हाथ जरूर है सुनील सिंह का, भले वो अकेला ना किया हो लेकिन इन्वॉल्व तो है और इसके साथ कई और लोग भी हो सकते हैं। पुलिस को सुनील सिंह की तलाश हो गई और उसका लोकेशन ट्रेस करते करते पुलिस ने थाने से इसे उठाया, थाने से हिरासत में लिया सुनील सिंह को और वहां पे फिर पूछताछ और इंट्रोगेशन शुरू हुआ। तो इस केस में एक और अक्यूज सामने आ गया, यानी एक और आरोपी आया और उस आरोपी का नाम था राहुल पाल। अब राहुल पाल क्या किया था और सुनील सिंह की क्या दुश्मनी थी, आइए इस कहानी को आपको विस्तार से बताता हूँ कि इनका मोटिव और इनका मकसद क्या था एक बेचारे संतोष यादव को मारने के पीछे। पिल्हार पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में मिली बॉडी, आपको बता दे मुंबई अहमदाबाद हाईवे, उस हाईवे के किनारे बहुत होटल्स हैं, अच्छे खासे लग्जरियस होटल्स भी मौजूद हैं और बार्स भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं, सब कुछ है। तो अक्सर वहाँ के लोग पार्टी करने उसी मुंबई अहमदाबाद हाईवे किनारे होटल्स बार्स में जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छा मिल रहा था संतोष को,
तो ये दोस्त भी थे सुनील सिंह। तो सुनील सिंह कहते हैं कि ये पार्टी करनी होगी, यानी पार्टी में चाहिए मुझे। अब ये लोग पार्टी डन हो गई क्योंकि हम पार्टी करेंगे। अब ये लोग शराब लेकर बाहर पहुंचे या कहीं ये लोग पहुंचे, वहां पर खूब शराब पिए, पार्टी किए, सब कुछ। और यहाँ पर शराब पीने के बाद जो संतोष था वो बदहोश, मैंने उसका होश नहीं रहा कि उतना शराब पिला दिए थे उसे कि उसे होश नहीं था प्रॉपरली, यानी फुल नशे में था। लेकिन ये लोग होश में थे, ये लोग शराब कम पिए थे और ये लोग जानते थे कि इनका मोटिव कुछ और, मकसद कुछ और था। तो ये लोग अपने प्लान पर काम कर रहे थे और उसे खूब शराब पिलाए। फिर ये लोग क्या किए, मुंबई अहमदाबाद हाईवे किनारे पेशाब के बहाने बोले पेशाब करके आते हैं, गाड़ी रोके। और वहाँ पर जो मुंबई अहमदाबाद हाईवे किनारे झाड़ियाँ हैं, जंगल्स हैं, नाले हैं, नाले के नीचे ब्रिजे हैं और ब्रिज के नीचे गए और वहाँ पर पेशाब करने रुके। वहाँ पर इन लोगों ने वजनदार पत्थर उठाया एक, और राहुल पाल भी साथ में था। और उसने क्या किया, पत्थर उसके सर पर कस के वार कर दिया और उसका सर पे इतनी तेज और वजनदार चीज पत्थर से वार किया कि वो जगह पर बेसुध होकर गिर गया। और फिर उसके पत्थर से कई बार और वार किए। देखे कि जब तक वो मर नहीं गया तब तक वार किए और उसके मौत के घाट उतार दिए। मौत के घाट उतारने के बाद अब वो लोग क्या किए, वहाँ पर बॉडी को थोड़ा और घसका कर वहाँ से पत्थर बाजू में फेंक कर ये लोग घर रवाना हो गए। धीरे धीरे बॉडी सड़ी और उसके बाद वो ड्राइवर ने देखा तो बॉडी मिल गई। उस इलाके में, उस रूट पर, मुंबई अहमदाबाद हाईवे के अलावा कई मर्डर हुए और कई बॉडी भी मिली वहाँ पर। एक बॉडी तो कंकाल बन चुकी थी, उसके बाद मिली। चप्पल और टी शर्ट की मदद से उस केस को सॉल्व किया गया था नायगांव का। मैं कुछ महीनों पहले ही, 8-9 महीने पहले ये स्टोरी बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा जो रेगुलर देखते हैं। तो आप लोगों को भी मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों की स्टोरीज और रियल क्राइम स्टोरी सुनने हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। विस्तार से हर टॉपिक, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ने कैसे इस केस को सुलझाया, फुल केस स्टडी हर केस की आप लोगों को हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। मुझे आशा है कि मेरी जो कहानी है आप लोगों को अच्छी लगती होगी। ये कहानी नहीं है, मैं कहानी ये बोलता हूँ कि मैं स्टोरी टेलिंग की टाइप में आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ, तो आप लोग कहानी मत समझा करो इसे, ये रियल क्राइम स्टोरी है। उसे मैं आप लोगों को इस वे में समझाता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए प्रॉपरली और आप लोग इस केस को समझ सके और एज्यूम कर सके, इमेजिन कर सके कि क्या हुआ था उस समय। तो आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताएं। और आप मुंबई से देख रहे हैं और मुंबई या महाराष्ट्र से बाहर से देख रहे हैं, देश के किस कोने से देख रहे हैं या किस राज्य, किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका शहर, वहाँ की भी कहानी होगी तो मैं हफ्ते में जरूर बनाऊंगा। तो आप लोग कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर किया जाए। तो आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।